आज की कहानी है मिट्टी से मेडल तक के सफ़र की। एक ऐसा नाम जिसने इंडियन रेसलिंग को दुनिया भर के मंच पर और भी ज़्यादा मजबूत किया है। लंदन ओलंपिक्स 2012 का ब्रॉन्ज हो या खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे अवार्ड्स, आज की कहानी किसी एथलीट की नहीं बल्कि एक फाइटर की है, मिस्टर योगेश्वर दत्त। सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हैं सर आप, और आपका आज का दिन कैसा रहा? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आज मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया हूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप चली हुई है और यहाँ आके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के पहलवानों ने यहाँ पे भाग लिया है और जब भी कहीं भी खेल का कोई टूर्नामेंट होता है वहाँ जाना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लगभग मेरे को बताया यहाँ चांसलर जी जो यहाँ के हैं, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह जी, उन्होंने बताया कि लगभग 40,000 बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं और बड़ी अच्छी बात है, देश का युवा यहाँ से निकलते हैं। अगर मैं आपके जर्नी के बारे में बात करूँ तो हरियाणा से हैं आप, बिलोंग करते हैं, और हरियाणा का कल्चर ही मोस्टली पहलवानी की तरफ होता है जैसे कि हम देखते हैं। और आपने जो है 8 साल की उम्र से ही आई थिंक सो रेसलिंग में, इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। तो क्या ये हरियाणा के कल्चर का इन्फ्लुएंस था या फिर आपका खुद से आपकी मन था कि मुझे इसी चीज़ में जाना है? देखिए, हरियाणा पंजाब, आप क्योंकि कुछ साल पहले हरियाणा पंजाब एक ही था और हरियाणा और पंजाब दोनों खेलों की धरती है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी, पंजाब से भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकले हैं, पर आज उतने खिलाड़ी पंजाब में नहीं हैं। और जब से हरियाणा अलग हुआ और हरियाणा के बाद हरियाणा ने एक अपनी अलग पहचान पूरी देश और दुनिया में बनाई है। बात खेलों की होती है तो खेलों में ओलंपिक में अगर हमारे 6 मेडल आते हैं तो 3 मेडल उसमें हरियाणा से होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में 50% में हरियाणा होता है। वहाँ पे जो माहौल है खेलों का, जो जुनून है खेलों के लिए, तो एक अलग, मतलब वो बोलते हैं ना कि पागलपन, खेलों के लिए पागलपन है। मेरी कुश्ती की शुरुआत मेरे गांव से हुई। मेरा गांव बैठवाड़ा कलां है। गांव में अखाड़ा था, छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए मेरे गए थे। वैसे मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, अध्यापक थे, तो मैं उस फैमिली से आता हूँ जिसमें माता पिता भी, दादाजी भी शिक्षक थे। पर भगवान ने मेरे लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा डिसाइड किया हुआ था। जब पहली बार अखाड़े में गया मेरे को नहीं पता था कि अखाड़े में मिट्टी में खेल के ओलंपिक मेडल जीतना है या कोई दंगल जीतना है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को तो बस मिट्टी में खेलना अच्छा लगा और मैं बच्चों के साथ वहाँ पे मिट्टी के अखाड़े में गया था। मैं अखाड़े में गया था, उनके साथ मैं खेला, कुश्ती करी, मेरे को अच्छा लगा। बिल्कुल। और सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपने जब ओलंपिक्स में मेडल जीता था तो उस समय जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था, और फिर जब आपने जीत लिया तो उसके बाद का जो आपकी फीलिंग थी, आपको कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, मैं 2012 में ओलंपिक मेडल मैंने जीता है। मेरा सपना जो ओलंपिक मेडल जीतने का था वो 1996 में लिंडर पेस का मेडल आया था टेनिस में। तब मेरे मन में आया था कि मेरे को भी ओलंपिक मेडल जीतना है। उससे पहले मेरे को नहीं पता था ओलंपिक क्या होता है। तब से मेरे मन में था। उससे पहले 2004 ओलंपिक में खेला, 8 में खेला, 12 मेरे को मेडल मिला, 2016 ओलंपिक, मतलब 4 ओलंपिक में खेला हूँ जिसमें भी 2012 मेरे को मेडल मिला। बचपन से जो जुनून था कि भाई कुछ अच्छा करना है, बड़ा पहलवान बनना है, तो उसमें मेरे साथ साथ मेरे जो परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे कोचेज, उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी का सपना था कि भाई मैं बड़ा पहलवान बनूँ, अच्छा पहलवान बनूँ, तो उसका फल, जो मैंने मेहनत की, उसका फल भगवान ने मेरे को दिया भी। तो इतना ही कहूँगा मैं कि जब ओलंपिक मेडल कोई जीतता है, देश के लिए जीतता है, तो वो अपने लिए नहीं जीतता, वो देश के लिए जीतता है। और पूरे देशवासी उसकी खुशी को अपनी खुशी समझ के सेलिब्रेट करते हैं। और पूरा हिंदुस्तान, एक मेडल जब कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो पूरा हिंदुस्तान उस पर झूमता है। बिल्कुल। और सर, एक बहुत ही ज़्यादा जो दिलचस्प बात है, जब भी आपने एक मेडल अपग्रेड रिफ्यूज़ किया था जिससे कि आपका सिल्वर बन सकता था, तो उस समय पे आपने जो है अपना इमोशनली या फिर उस चीज़ को कैसे डील किया था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और अगर आप अभी उस डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? देखिए, वो डिसीजन जो था वो शायद सबको नहीं पता। 4 साल बाद डिसीजन हुआ था। 2012 में मेडल आया था, सिल्वर मेडल रशियन पहलवान का था। 2016 रियो ओलंपिक के बाद में
रियो ओलंपिक में मैं हार के आया था, उसके कुछ दिन बाद वो न्यूज़ आई, क्योंकि 2004 साल पुराना सैंपल, जो ओलंपिक का ही सैंपल, 2 सैंपल होते हैं, वो नाडा उसने वाडा ने फिर उसको रीचेक के दूसरे सैंपल को चेक किया, कोई नई टेक्नोलॉजी थी जो खिलाड़ी डोप लेते हैं उसको पकड़ में आई, तो तब पकड़ में वो आई थी। सबको उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, पर तब तक जो रशियन पहलवान था उसकी डेथ हो चुकी थी, और ये न्यूज़ आई तो उसके बाद मेरे को पता लगा। तो एक बार तो ये, क्योंकि मेडल अपग्रेड होता है ब्राउन से सिल्वर, तो सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी ये अच्छा लगा कि भाई मेडल अपग्रेड हुआ। पर उसके बाद कुछ देर बाद ही मेरे मन में आया कि जिस पहलवान से मेरे को मेडल, जिसका पहलवान का मेडल जिसे लेके मेरे को दिया जाएगा, वो तो आज इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उसके परिवार के पास और कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो उसका एक कार्य, जो रशियन पहलवान था बेसिक खुद को, उसका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। तो मैंने फिर यही था कि उसके परिवार के पास वो मेडल है, उसकी यादें हैं, उसके 2 बच्चे भी थे, उसके वाइफ भी थी, उसके माता पिता भी थे, मगर ऐसा मेडल मेरे को खुशी नहीं दे सकता कि किसी को जो एक अंदरूनी जिसकी दिल को ठेस पहुंचा के मेडल मिले। क्योंकि वो मेडल अगर मैं लेता, अगर मेरे को मिलता, तो 100% उसके परिवार वालों को बुरा लगता। और मेरे पास जब मैंने डिसीजन लिया कि भाई मेरे को मेडल नहीं चाहिए, मैंने फेडरेशन से बोल दिया कि यहाँ पे रिप्लाई वाडा को बोलिए कि भाई जो पहलवान नहीं था उसके पहलवान के परिवार के पास वो मेडल यादों के तौर पर रहे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज रशिया से, बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि आपने बड़ा अच्छा किया, उसके परिवार के पास उस मेडल के तौर पे बेसिक की यादें हैं। तो मेरे को वो खुशी बहुत हुई जब रशियन लोगों ने उसके लिए मेरे को धन्यवाद बोला। अगर आज कोई आप कहीं मेडल जीतते हो और 4 साल बाद आपको उसको अपग्रेड किया जाता है, तो उस वाली फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। वो तो आपका मेडल चाहे गोल्ड बनता हो या सिल्वर बनता हो, वो खुशी नहीं होगी आपको। उसकी सुविधाएं मिल सकती हैं आपको सरकार से, जो सिल्वर मेडल है, जो उसके जो पैसे मिलने होते हैं, जो सम्मान वो हो सकता है, पर वो खुशी नहीं मिल सकती। तो इसमें आपने एक तरह से इंसानियत को ऊंचा दर्जा दिया है रादर देन मेडल को। देखिए, हार जीत, मेडल मिलना ना मिलना, पैसा, ये सब अलग चीज़ें हैं, पर किसी की भावनाओं से खेलना, ये सबसे बड़ा मैं इसको पाप मानता हूँ। बिल्कुल। एंड उसके अलावा सर मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो यंग बच्चे भी हैं जो रेसलिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो आप उनको सबसे पहले क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि ऐसी डाइट रखिए, या फिर कोई स्पेसिफिक जो है टेक्निक, या फिर कोई स्पेसिफिक आप इंस्टीट्यूट को रिकमेंड करते हैं कि ये सब चीज़ें करने से आपका जो है इंडियन रेसलिंग में आगे जाके अच्छा नाम होगा? देखिए, मैं रेसलिंग के साथ साथ सभी की बातें करता हूँ, सभी बच्चों की बातें करता हूँ, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश हमारा। उसमें कोई कुश्ती करता है, कोई कबड्डी करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बॉक्सिंग करता है, अलग अलग, कोई हॉकी खेलता है, अलग अलग खेल हैं, पर सभी खिलाड़ी हैं। सभी की एक ही वो है कि सभी खिलाड़ी हैं, कोई अलग अलग गेम के हो सकते हैं, पर हैं सभी खिलाड़ी। मैं सभी से बोलता हूँ कि अपना टारगेट बड़ा बनाइए। आप ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना देखिए, उसको वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखिए, उसको पूरा करने के लिए आप मेहनत कीजिए। आपकी जो डाइट है वो किस तरीके से है, क्योंकि पहलवानों की डाइट अलग होती है, जो बैडमिंटन खेलते हैं उनकी अलग होती है, जो कबड्डी खेलते हैं उनकी अलग होती है, सबका डाइट, जो लॉन्ग रनर होते हैं उनकी अलग डाइट होती है। तो आप अपने खेल के हिसाब से अपनी डाइट बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए, और सबको एक आप मेरे विनती कर सकते हो या एक सलाह मान सकते हो कि डोप से दूर रहे। डोप खेल में कभी शॉर्टकट कोई नहीं होता, हार्डवर्क ही होता है। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, भगवान आपको उतनी कामयाबी दे देगा। आजकल के जो यंग बच्चे हैं, जो यंग भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, वो डोप की तरफ, जो नाडा वाडा द्वारा जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका सेवन करते हैं, स्टेरॉइड का, जो बड़ा गलत है। तो उनसे बच के रहिए, सपना बड़ा बनाइए, और हमेशा देश के लिए खेलने के, देश के लिए कुछ करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर देश के लिए खेलने का जज्बा होगा, तो आपकी जो ताकत, आपकी ऊर्जा, आपका जोश है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो सभी खिलाड़ियों के लिए ये है कि सपना बड़ा बनाइए। और सर सभी सीयू के बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि वो लोग बोल रहे थे कि जब भी आप सर से बात करें तो ज़रूर पूछना कि जब भी आप मैच में होते हैं तो आपका कोई फेवरेट मूव कौन सा होता है, जिससे कि आप ओपोनेंट को अपने, मतलब आप समझते हैं कि ये आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है। देखिए, टेक्निक तो सबकी अलग अलग होती है, मेरी भी टेक्निक, पर जो ज़्यादा एक उस मेरे को भी पहचान, जो मेरे को भी आज जानते हैं और उस
टेक्निक, वो ऐसी तो टेक्निक बहुत पुरानी है वो, जिसको फितले दाव बोलते हैं। उसको भी एक पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान मिली जब ओलंपिक के ब्रॉन्ज मैच के लिए मैंने वो टेक्निक लगाई थी फितले वो। तो वो मेरा वैसे ही फेवरेट है। मैं बचपन से उस दाव की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की और तकरीबन कुश्तियों में उसको यूज़ करता था। पर उसकी पहचान, मेरी पहचान भी उस टेक्निक वैसे पुरानी थी, पर इस देश में जब कोई बच्चा टेक्निक लगाता है तो बोलते कि भाई योगेश्वर दत्त की ये टेक्निक है। तो फितले दाव है उसका, तो वो नीचे ग्राउंड पोजीशन पे वो टेक्निक लगती है। तो मेरा वो फेवरेट भी वही है, क्योंकि जब आप मेडल किसी टेक्निक से जीतते हो कोई दाव लगा के, तो आपकी वो यादें बन जाता है। उसमें किस तरह का होता है, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए वो लगा के तो बता सकते हैं सर आप बताइए, अगर आप नहीं, हमारे तो नहीं, क्रू को आप थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके आराम से अगर आप बताना चाहें तो। वो मैच पे ग्राउंड रेसलिंग में होता है, वो पैरों से पैर पकड़ने होते हैं, उसको क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। अच्छा। जैसे मगरमच्छ से किसी की गर्दन पकड़ के वो पलटी ऐसे मारता है ना, तो नीचे पैर एंकल पकड़ के दोनों पकड़ के उसको फिर रोल किया जाता है। अच्छा। हाँ, उसको क्रोकोडाइल स्टाइल भी बोल सकते हैं, सबके अलग अलग हैं। हमारा हिंदी में उसको फितले दाव बोलते हैं। ओके ओके। वो जो टेक्निक लगाई थी मैंने, वो ब्रॉन्ज मैच की वो बाउट में थी, और वो एक अलग पहचान उसकी बनी। कभी आप अगर ओलंपिक मेरी ब्रॉन्ज बाउट देखोगे तो तीसरे राउंड में आप खुद देखोगे, उस टेक्निक को समझ भी जाओगे। उसका नाम पर मैं आपको बताऊँ, फितले दाव है। ओके ओके, ठीक है सर। और अभी हम जैसे मैच की बातें कर ही रहे हैं और आपने इतने सारे मैचेस खेल रखे हैं, तो कोई आपकी एक बहुत ही जो है यादगार पल ऐसे होंगे कि जो आप भूल नहीं सकते, चाहे वो मज़ेदार हो, चाहे वो इमोशनल हो ड्यूरिंग द मैच, या फिर जब आप लोकेशन पे पहुंच जाए, तो ऐसी कोई याद है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? देखिए, मेरी हर याद है मेरी, जब मैंने पहली बार जब मैं 22 kg में खेला था कुश्ती, लोकल टूर्नामेंट जो हमारे गांव देहात में होते हैं, मेरे को दीवार घड़ी मिली थी। मैं सेकंड पोजीशन मेरे को आई थी। मेरे को पहला जो मेरे को प्राइज मिला वो भी याद है। मेरे को पहली बार शायद 2 रुपये या 1 रुपया मिला था, मेरे को वो भी याद है कि जब दंग ने मेरे को वो चीज़ें, क्योंकि पहली कामयाबी थी, और पहली कामयाबी एक चीज़ के तौर पे मेरे को दीवार घड़ी मिली थी, तो मेरे को आज तक याद है। और ख़राब होने के बाद भी मेरे घर पे दीवार पे वो टंगी रही थी। उस ख़राब होने के बाद भी वो काफ़ी सालों तक मेरे घर पे रही थी। ओलंपिक मेडल जब मैंने जीता, मेरा बचपना सपना था, वो उसकी अलग यादें हैं। एशियन गेम्स 2006 का मेडल, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो उसकी मेरी अलग एक भावनात्मक रूप से भी और अलग तरीके से जुड़ा, क्योंकि 2006 एशियन गेम्स से पहले 2 दिन पहले मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था। उसके बाद भी मैं एशियन गेम्स खेलने गया था और वहाँ पे मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं ओलंपिक मेडल जीतूँ 2006 में, एशियन गेम्स का गोल्ड जीतूँ मैं 2006 में, जब क्योंकि उससे पहले, पर वहाँ पे ब्रॉन्ज जीत पाया। पर मेरा वो सपना 2014 में पूरा हुआ, मेरे पिताजी का सपना, जब एशियन गेम्स से 2014 में मैंने गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि 2006 के एशियन गेम्स से पहले आपके पिताजी का देहांत हुआ था, तो उस टाइम पे जो आपके अंदर इमोशंस चल रहे थे और आपको गेम की प्रिपरेशन भी करनी थी, आपको देश के लिए खेलना था, देश के लिए मेडल भी लाना था, तो उस टाइम पे आपने अपने इमोशंस को किस तरह से संभाला और रेगुलेट किया कि आपने उस चीज़ पे, मेडल पे इतना फोकस किया? देखिए, ताकत भी भगवान ही देता है हमसे कुछ भगवान लेता है तो उसको सहने की ताकत ही भगवान देता है। और आज तक का सबसे जो दुखद पल मेरे लिए रहा, तो मेरे पिताजी का ना होना रहा है। और वो सभी के लिए होता है, किसी के भी सिर से माता पिता का अगर साया उठता है तो काफ़ी कष्टदायक होता है, और वो इंसान उसको कभी नहीं, उसको ना तो शब्दों में बयां कर सकता, ना बोल सकता। तो 2006 का जो मेरे लिए वो एक पल था, वो बड़ा दुखदायी और कष्टदायक था, और आज तक है। क्योंकि कोई भी हो, किसी का भी, जब आप माता जी हो, पिताजी हो, जो दिन रात आपके अच्छे के लिए कामना करते हैं, और जब वो ना हो, उनके बिना आपको आगे बढ़ना है, और उस टाइम तक आपको वो कामयाबी, वो बुलंदियाँ ना मिली हो, और आपके पिताजी चाहते हो कि आपको एक बड़ा बनता देखना चाहते हो, और वो ना, तो काफ़ी तकलीफदायक होता है। पर उसकी हिम्मत भी भगवान ही देता है। 2006 एशियन गेम्स से 2 दिन पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। मैं जाना भी नहीं चाहता था, पर मेरे जो गुरु जी थे, मेरे परिवार वाले थे, मेरी माता जी थी, उन्हें बोला कि जाइए। मेरे गुरु जी थे, जो पहले गुरु मेरे मास्टर सत्यवीर जी मेरे गांव के थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो जा चुके वो वापस नहीं आते। और उन्होंने अपना ही उदाहरण, बहुत से लोग वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने एक बात और बोली थी कि भाई यहाँ देखो, कितनों के पिताजी नहीं हैं, पर वो सभी भी यहाँ पे हैं। अगर इस
बुरे टाइम में तो कुछ अपनी हिम्मत दिखाएगा, तो उसका एक अलग आने वाले बच्चों पे भी एक अलग उनका प्रभाव पड़ेगा कि भाई बुरे वक्त में भी अच्छा किया जा सकता है। और देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। और एशियन गेम्स तो 4 साल में होते हैं, और तेरे पिताजी का खुद से ये सपना है कि भाई एशियन गेम्स में तू वहाँ जाए और तू वहाँ से गोल्ड जीत के आई। पर मैं गया, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मैं गोल्ड तो नहीं जीत पाया। और मैंने बताया कि 2014 में जब मैंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता तो मेरे को तब लगा कि हाँ, मेरे पिताजी का सपना आज पूरा हुआ है। 2006 क्या जब मैंने बताया कि वो जो पिताजी का ना होना, वो जो दुख कष्ट है, वो आज भी और हमेशा हो रहेगा। क्योंकि जब मैं 21 साल का ही था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो वो चीज़ें तकलीफ पे, वो जो किसी अपने से दूर होना, वो हमेशा वो कष्ट देती है वो चीज़ें। बिल्कुल। और सर, आपके करियर की शुरुआत में आपकी सर्जरीज भी हुई हैं, एंड रेसलिंग एक ऐसा गेम है जिसमें कि बॉडी का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पावर का, ताकत का। बिल्कुल, हाँ, माइंड एंड बॉडी ऑब्वियसली। और मतलब कि बॉडी में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर गेम्स। तो उस टाइम पे आपने किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया था? देखिए, मेरी दोनों पैरों की 5 सर्जरी हुई मेरी, ACL, MCL, मेनिस्कस, दोनों पैरों की। डिस्क स्लिप मेरी हुई थी 6 महीने, तब भी मैं बेड पे रहा था। शोल्डर डिसलोकेट मेरा हुआ था 2014 एशियन गेम्स के टाइम में। मेरे काफ में समस्या थी, इंजरी मेरे को बहुत ज़्यादा हुई हैं। आप ये लगाइए कि जितने साल मैंने कुश्ती की है उसमें 5-6 साल तो मैं कुश्ती से दूर रहा हूँ। जब भी ऑपरेशन होता है आपका, तो आपको 8 से 9 महीने लगते हैं वापस आने में, मैच पे आने में, और स्टार्टिंग से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो खेल जो कुश्ती है, आपने जैसे बताया कि भाई ताकत के साथ साथ कुछ सभी बोलते हैं हमें कि भाई पहलवान है तो ताकत का ही है, दिमाग का नहीं है। पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, हम एक सेकंड के 100वें हिस्से में हमें डिसीजन लेना होता है, एक अटैक लगाने का, डिफेंस करने का, काउंटर अटैक करने का, सब कुछ वो एक, क्योंकि कॉन्टेस्ट पर दोनों के लिए मतलब वो है कि भाई आपको किस तरीके से अगले पहलवान से पॉइंट स्कोर करना है, किस तरीके से बचना है। तो इसमें जितना, और मानसिक जो संतुलन है, जो मानसिक हमारी जो ताकत है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे कि जो आपने सर अचीव किया है ओलंपिक्स में मेडल, एंड इतने सारे जो आपने मेडल्स जीते, बहुत लोगों का सपना ही होता है जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो मैं वैसे ही पूछना चाहती थी कि अब आपका लाइफ में क्या गोल है? देखिए, मैं एकेडमी चलाता हूँ फिलहाल, रेसलिंग एकेडमी। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे एकेडमी में हैं, और हम चाहते हैं कि जो बच्चे कुश्ती करें, मैंने गाँव में ही एकेडमी खोली है, क्योंकि मेरे को पता है कि गांव का बच्चा शहर में अगर जाके ट्रेनिंग करेगा तो उसका परिवार शायद इतना खर्चा वहन ना कर सके, इतना खर्चा ना कर सके उस पर, बच्चे पे बहुत। क्योंकि आज कुश्ती अगर आप करते हो तो दूध भी 70 रुपये किलो है। अगर बच्चा 2 किलो दूध भी दिन में पिएगा तो 170-80 रुपये का, तो मतलब लगभग 200 रुपये का तो दूध, 2 किलो दूध आएगा। उससे अलग फ्रूट है, वो बहुत सी डाइट बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 300-400 रुपये का खर्चा रोज का कैसे करेगा परिवार। तो गांव में इसलिए खोली कि जो नज़दीक के गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पे आगे ट्रेनिंग करें, अपने घर पे रहें, जिससे उनको फ़ायदा हो, और वो जो उनके जो कुछ बनने का सपना पूरा हो सके। तो मेरा खेलों को लेके सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो देश के लिए मेडल जीते, ओलंपिक गोल्ड जीते। मैं तो हमारे अकेडमी जितने बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना देखिए, और आप जो देखोगे आप वही बनोगे। मैंने बचपन से ही ओलंपिक मेडल जीतने का सपना देखा, तो मैं ओलंपिक मेडल जीत पाया। क्या पता मैं अगर बचपन में ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना देखता तो मैं ओलंपिक गोल्ड जीतना। मैंने भगवान से मेहनत की, प्रैक्टिस ही मैंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल के लिए, ओलंपिक मेडल के लिए की। क्या पता मैं ओलंपिक जो चैंपियन बना उससे ज़्यादा मेहनत की हो, पर मेरा सपना तो ओलंपिक चैंपियन बनने का नहीं था ना, मैं तो ओलंपिक मेडल जीतने का था, वो मेरे को मिला। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि सपने बड़े देखिए और उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। और जैसे कि आपने बताया एकेडमी आप चलाते हैं, और बहुत सारे जो है यंग बच्चों को इन्फ्लुएंस और मोटिवेट भी आप करते होंगे, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बच्चे जैसे आज आप मिले भी होंगे जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। मिला भी, मैं यहाँ पे जो चांसलर जी हैं सतनाम जी, उनसे भी मैं मिला। मैंने उनको बोला भी है कि आप यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट कीजिए, और मैंने उनको ये बोला कि लड़कियों की एकेडमी स्टार्ट कीजिए। पंजाब में पहले खेल था, अब नहीं है, तो यहाँ से भी आप
ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या मोहाली में है, तो यहाँ पे लड़कियों की शायद रेसलिंग की कोई एक दो अकेडमी नहीं है, तो आप यहाँ पे लड़कियों की अकेडमी बनाइए, यहाँ से भी बच्चियाँ निकलेंगी। और आज तो लड़का जो मेडल लड़के जीतते हैं वही लड़कियाँ जीतते हैं, और वही मान सम्मान मिलता है, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैंने आज उनसे एक रिक्वेस्ट भी की है कि आप यहाँ पे लड़कियों की अकेडमी चलाइए रेसलिंग की। और अच्छा सर, जो भी ये सारे यंग बच्चे हैं, आप इन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके एक्सपीरियंस से, आपने जर्नी आपने कर ली है, जो ड्रीम उन बच्चों का है वो आप एक तरह से अचीव कर चुके हैं, तो आप अपनी जर्नी से, अपनी लर्निंग से उन लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अब सभी के लिए है मेरा ये कि भाई आप मेहनत कीजिए। आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो भी आपको बना उसका सपना आप देखते हो, तो उसको पूरा करने के लिए आपको वो सपना पूरा करना है। उसके बाद आपके लेट के वो सपना नहीं देखना। सपना तो आपने बना लिया कि आपको क्या बनना है, उसके लिए आपको सोने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सोऊं और फिर सो गया मैं फिर सपने देखूं। सपना एक बड़ा बनाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए, और आप जितनी मेहनत करोगे उतनी कम है। डिसिप्लिन में रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, सपना पूरा करना आपका काम है, अगर आप सपने देखते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने के लिए। आप दोबारा ज़रूर आइएगा, हमें आपका बिल्कुल, इंतज़ार बिल्कुल, रहेगा। धन्यवाद। और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में। थैंक यू।